हम सभी पढ़ेंगे क्लास हिंदी की। तो हिंदी में कुछ देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। फिर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये हमारा हिंदी हम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी दिवस के बारे में हमको जानना भी जरूरी है, इसलिए ये हमारा हिंदी दिवस हो गया। तो आज हम हिंदी में सबसे पहला चैप्टर चालू करेंगे, वर्णमाला का। जो हमारा पहला चैप्टर होगा वर्णमाला। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, वर्णमाला वर्णों की माला। वर्णों की माला सुव्यवस्थित ढंग से वर्णों को संजोकर लिखा गया है, वही हमारा वर्णमाला है। वर्णमाला सबसे पहले देखते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण वो होता है जो हमारी ध्वनि होती है, वही हमारा वर्ण होता है। लेकिन ध्वनि भी सुव्यवस्थित ढंग से हो, जैसे आ ई उ, ये सब हमारी ध्वनि है और यही हमारे स्वर भी हैं। लेकिन जो वर्ण है, सुव्यवस्थित ध्वनि को हम वर्ण बोलेंगे। वर्ण के बाद हम देखेंगे शब्द। शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द कहेंगे। जैसे कमल, ये हमारा का एक वर्ण है, दूसरा मा और फिर ला, तो ये हमारा कमल हो गया। ये एक सुव्यवस्थित ढंग से, इसका एक क्रम है। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें मकल, तो ये हमारा कोई शब्द नहीं है। वैसे ही अगर हम लिखें जलज, ये वर्णों का समूह है, दो या दो से अधिक। जैसे इसमें 3 है, उसी प्रकार अगर हम लिख दें कल। अब हम शब्द के बाद देखें वाक्य। वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, ये हमारा एक वाक्य हो गया। एक व्यवस्थित शब्दों का क्रम है ये। अगर इसे हम अव्यवस्थित ढंग से लिख दें, जैसे बाजार, फिर राम, फिर है, फिर जाता, तो ये हमारा कोई वाक्य नहीं बनेगा।
हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला के भेद, हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ये 2 भेद हो गए। हम आज पढ़ेंगे स्वर। हिंदी वर्णमाला में हमारे स्वर 11 हैं। हम सभी जानते हैं 13 स्वर, लेकिन जो लास्ट के 2 स्वर होते हैं अंग और आहा, वो हमारे अयोगवाह स्वर होते हैं। तो हम देख लेते हैं 11 स्वर को। आ इ ई उ ऊ, फिर री, ए ऐ ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे 11 स्वर हो गए। ये लास्ट के हम जो देखते हैं अंग और आहा, ये तो हमारे स्वर नहीं है, ये होते हैं अयोगवाह। ये होते हैं अयोगवाह स्वर। अब हम स्वरों में भी स्वर के भेद देखेंगे। स्वरों में भी स्वर के 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद, पहला मात्रा के आधार पर, दूसरा उच्चारण के स्थान पर, तीसरा उच्चारण प्रयत्न विधि के आधार पर। तो हम देखते हैं पहला मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर सबसे पहला हम देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारे मुख से अल्प मात्रा में सांस निकले, यानी बहुत कम सांस निकले, तो वो हमारा ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। ये हमारे 4 ह्रस्व स्वर हो गए। इनकी संख्या अगर पूछी जाए तो 4 होगी, और इसी को हम मूल स्वर भी कहते हैं। और ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी बोलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, इसी में मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो होता है जिसका उच्चारण करते समय ह्रस्व से दूना समय लगे, या ह्रस्व से ज्यादा सांस हमारी मुख के द्वारा निकले, तो वो हमारा दीर्घ स्वर होगा। दीर्घ स्वर को ही हम द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत हम देखते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत अगर संख्या पूछे तो हम 7 संख्या
पर टिक करेंगे। ये हमारे द्विमात्रिक या फिर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसमें और इसमें कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको और इसको किसी बुक में ह्रस्व के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन ये दीर्घ के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बना हुआ होता है। आगे बाकी हम देख लेते हैं। इन चारों को संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। अब मात्रा के आधार पर ही हम तीसरा देखते हैं कौन सा होता है। तीसरा होता है प्लुत स्वर। ये हमारा प्लुत स्वर जो होता है, हमारा प्रयोग संस्कृत में होता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ओम, इस तरीके से ये हमारा त्रिमात्रिक स्वर कहलाएगा। ओम हो गया। या फिर इस प्लुत स्वर का प्रयोग हमें संगीत आलापने में होता है, जैसे सा रे गा मा, इस तरीके से। या फिर अगर हम देखना चाहें तो हम सभी देखते हैं गांव में किसी व्यक्ति को हमें बुलाना होता है, तो जब बुलाते हैं कोई व्यक्ति दूर होता है तो उसको खूब तेज से चिल्लाते हैं और लास्ट का जो वर्ण होता है उस ध्वनि को हम बहुत देर तक खींच लेते हैं, तो वो हमारा प्लुत स्वर के अंतर्गत आएगा। अब हम इसके बाद देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर कुछ स्वर। दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 होते हैं। कौन कौन से? पहला देखते हैं कंठ। जो कंठ के अंतर्गत आएगा वो हमारा 2 वर्ण आएगा। कौन कौन से? आ और आ। हमारा कंठ जो गले का स्थान होता है यहां का, वो हमारा कंठ होता है। इसके बाद हम देखेंगे तालु, या उसी को तालव्य बोलेंगे। तालव्य के अंतर्गत ई और ई आएगा। ये जो हमारा कंठ होता है, कंठ के थोड़ा सा ऊपर स्थान, यहां का अंदर का हिस्सा जो थोड़ा सा ऊपर होता है, वो हमारा तालु होता है। तालु के बाद हम देख लेते हैं फिर ओष्ठ देख लेते हैं। ओष्ठ। ओष्ठ के जो शब्द होते हैं वो हम सभी पता है, उ और ऊ। इसके बाद हम देखते हैं मूर्धन्य या मूर्धा। मूर्धन्य के अंतर्गत सिर्फ एक वर्ण आएगा, वो होता है हमारा री। फिर हम देख लेते हैं कंठ और तालव्य या कंठ और तालु। कंठ और तालु के अंतर्गत आएगा ए और ऐ। इसके बाद आएगा कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ के अंतर्गत ओ और औ आएगा। कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ के अंतर्गत ओ और औ आ जाएगा। फिर हम देखते हैं स्वर का तीसरा और लास्ट का प्रयत्न विधि के आधार पर।
इसके आधार पर 4 होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। पहले हम देखते हैं विवृत। विवृत के अंतर्गत आ और आ आता है। ये किसी किसी बुक में होता है और किसी किसी नहीं होता है, तो हम इसको ज्यादातर हटा ही देते हैं। ये एक आध बुक में मिलता है, ज्यादातर ये मिलता है। फिर देखते हैं विवृत के बाद अर्धविवृत। अर्धविवृत के अंतर्गत ऐ और औ आता है। और इसी के अंतर्गत हमारा आ जाता है। फिर हम देखते हैं इसके बाद संवृत। संवृत के अंतर्गत ई और उ आता है। ई और उ। अगर हम इसको याद करने के लिए लिख लें उई, तो उई, तो उ और ई ये हमारा संवृत के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अर्ध संवृत। अर्ध संवृत के अंतर्गत ए और ओ आएगा, ए और ओ। अगर हम इसको याद करने के लिए बोल दें ओए, ओ ए, तो ये हमारा अर्धसंवृत हो गया। इसके बाद कुछ जो पेपर में पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। इसके अलावा भी स्वर के अंतर्गत जैसे अयोगवाह, अयोगवाह के अंतर्गत कितने होते हैं पूछे तो 2 होंगे। कौन कौन से? अंग और अहा। अहा, हा जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है अहा में, और अंग लास्ट में न जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये हमारा अयोगवाह हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार के अंतर्गत लास्ट में न जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, नाक से उत्पन्न होती है, तो इसके अंतर्गत अंग आएगा। फिर हम देखते हैं कुछ विसर्ग। विसर्ग में आहा आ जाएगा। फिर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, लास्ट का है बचता है संयुक्त स्वर पूछता है, तो संयुक्त स्वर देखते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर की अगर संख्या पूछे तो हम संयुक्त स्वर की संख्या को 4 पे टिक करेंगे। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे 4 हैं संयुक्त स्वर। इसको हम देख लेते हैं संयुक्त है क्यों। संयुक्त मतलब 2 वर्णों से बनकर मिलकर बने हुए शब्द होते हैं। कौन कौन से? जो ए होता है ये हमारा आ और ई से मिलकर बना होता है। आ और ई से, तो ये हमारा
ए हो जाता है। जो ए स्वर होता है ये हमारा आधन ए से मिलकर बनता है तो ए हो जाता है। फिर देखते हैं हम ओ को। ओ शब्द हमारा, ओ वर्ण हमारा आधन उ से मिलकर बना होता है तो ये हमारा ओ होता है। अब लास्ट में हम देखते हैं औ को। तो औ जो होता है ये हमारा आधन। तो हमने लगभग स्वर समाप्त कर दिया था। आज हमें पढ़ना है व्यंजन। इसके पहले हमने अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बताया था, तो उसमें हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी अंतरराष्ट्रीय लिखने में। तो अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा जाएगा, मैं पढ़ तो सही रहा था बट हमसे ये ता था ये छूट गया था। तो ये हमने क्लियर कर लिया है, ये हमारी गलती थी, हम इसे स्वीकार करते हैं। अब आगे हम अपनी क्लास को चालू करते हैं। तो एक कमेंट आया था सजातीय स्वर और विजातीय स्वर बता दिया जाए। तो सजातीय स्वर और विजातीय स्वर क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। सजातीय स्वर, दूसरा है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर मतलब जो समान वर्णों से बने हों वे हमारे सजातीय वर्ण होते हैं। जैसे आ, ई और उ, ये तीन हमारे सजातीय वर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जो आ होता है वो हमारा आ और आ से मिलकर बना होता है, और जो ई होती है ये हमारा ई और ई से बनकर बना होता है। उसी प्रकार ये जो उ होता है ये हमारा उ से और उ से मिलकर बना होता है। यानी समान जाति के वर्णों से मिलकर बना वर्ण हमारा सजातीय स्वर कहलाएगा। तो ये हमारा सजातीय स्वर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं विजातीय स्वर। विजातीय मतलब विभिन्न जाति से मिलकर बना स्वर विजातीय स्वर कहलाएगा। ये कौन कौन से होते हैं? ये होता है हमारा जो हमने बताया था संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ही विजातीय स्वर कहलाते हैं। ए, ऐ, ओ और औ। क्यों? क्योंकि ये विभिन्न जाति के स्वर से मिलकर बने होते हैं। जैसे आ है तो ये आधन ई से मिलकर बना होता है। ए है तो ये आ और ए से मिलकर बना होता है। ओ है आ और उ से मिलकर बना होता है। औ आ और ओ से मिलकर बना होता है। तो ये विजातीय स्वर, ये आ दूसरे का स्वर है, ये दूसरी जाति का स्वर है। वैसे ही ऐ में आ और ऐ ये विभिन्न जाति से मिलकर बना है तो ये हमारा विजातीय स्वर हो जाता है। इसके बाद हम अब व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन वह होता है जो किसी न किसी वर्ण यानी कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे हमारे व्यंजन होते हैं। जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं अपने आप में, वो वर्ण किसी भी सहायता से नहीं बोले जाते। लेकिन व्यंजन है इसको स्वर की सहायता पड़ती है। जैसे हम का लिखते हैं, इसमें आ
छिपा होता है, लेकिन हमें व्यंजन फॉर्म लिखना होगा तो ये हम का के नीचे हलंत हमें लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा शुद्ध व्यंजन वर्ण होता है। इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद में दो भेद होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। तो हम सबसे पहले देखेंगे उच्चारण के स्थान पर। अब इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे स्पर्शी व्यंजन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है स्पर्शी व्यंजन, यानी स्पर्श किया जाए। अब स्पर्श कौन करेगी, यानी हम बोलते तो हमारी जीभ जिस भी स्थान पे मुंह के अंदर स्पर्श करेगी वही हमारा स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत देखते हैं हम पहले कंठ। कंठ वर्ण या फिर इसी को हम बोल देंगे का वर्ग। कंठ के अंतर्गत या का वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ और अंगा आएगा। ये का वर्ग इसलिए बोला गया है कि इसका पहला जो सदस्य है वो का है, तो इसी के नाम पर हमारा इसे का वर्ग कहते हैं। फिर आ जाएगा तालव्य या उसी को तालु बोलेंगे। इसे बोल देंगे चा वर्ग। चा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, चा, छा, जा, झ, ञ। ये हमारा तालव्य हो गया। इसके बाद हम देखेंगे मूर्धा। मूर्धा या फिर इसी को मूर्धन्य बोल देंगे। इसके अंतर्गत टा वर्ग आएगा। इसके बाद हम देखेंगे दंत्य। दंत में हमारा ता वर्ग आएगा। ता, था, दा, धा और ना। फिर आ जाएगा ओष्ठ। ओष्ठ के अंतर्गत पा वर्ग। ये हमारे स्पर्शी व्यंजन हो गए। इसी स्पर्शी व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कि वर्ग में आमने सामने की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर हम देखते हैं इसमें 5 वर्ण आते हैं, का से अंगा तक में और का से पा में, ऐसे भी 5 और इधर भी 5, तो चारों तरफ मिला के 5 5, तो इसे वर्गीय व्यंजन कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ये हमारे 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन हो गए। इसके बाद देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या इसी को संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। इसके अंतर्गत तीनों सा और हा वर्ण आता है। फिर हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? छ, त्र और ज्ञ और स्र। ये हमारे किस किस वर्ण से मिलकर बने हैं? तो जो छ है ये हमारा का के नीचे हलंत है, क्योंकि जो व्यंजन होता है वो अधूरा होता है। ये स्वरों की सहायता से लिखा जाता है, तो इसमें हम स्वर आ होता है वो हटा देंगे तो हमारा शुद्ध व्यंजन होगा। तो ये का धन सा से मिलकर जब बनेगा तब हमारा ये छा बनेगा। फिर त्रा को देखेंगे तो त्रा जो है ता धन रा से मिलकर बना होता है, तो ये त्रा होता है। और जो ज्ञा होता है वो हमारा जा धन इया से मिलकर बना होता है, तो ये हमारा ज्ञा होता है। और जो ये श्राप होता है वो हमारा सा धन रा से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, इसी को ही हम ताड़न जात भी बोल सकते हैं। या फिर इसी को उच्छिष्ट भी कहते हैं। ये कौन से 2 वर्ण होते हैं? ड़ा और ढ़। फिर हम देखते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन के अंतर्गत रा आता है। जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो कई बार जीभ हमारी लुढ़क कर आती है, यानी कि जैसे बोले रा तो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन अन्य वर्ण को नहीं बोला जा सकता है। फिर हम देख लेते हैं पार्श्विक व्यंजन। ये पार्श्विक शब्द है, ये पार्श धन इक, इसमें इक प्रत्यय जुड़ा है, पार्श्व में इक प्रत्यय, तो ये पार्श्विक बनता है। और जो पार्श्विक का शाब्दिक अर्थ होता है अगल और बगल, यानी जब हम ला का इसके अंतर्गत ला वर्ण आएगा। जब हम ला का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ मुड़ जाएगी और जो बगल से दोनों तरफ से हवा निकलेगी, इसीलिए हमारा ये पार्श्विक व्यंजन होता है।
फिर स्पर्श स्पृष्ट संघर्षी देख लेते हैं। स्पृष्ट संघर्षी के अंतर्गत हमारा च, छ, जा और झा वर्ण आएगा। फिर इसके बाद कुछ देख लेते हैं। नासिक्य, नासिक व्यंजन या फिर इसी को निरनुनासिक भी कहते हैं। निरनुनासिक ये क्या होता है? जो हमारा वर्गीय व्यंजन बताया गया, मैंने बताया, तो वर्गीय व्यंजन में जो लास्ट के पांचों थे, कौन कौन से? अंगा, ञ, अड़ा और न और म, ये हमारे नासिक व्यंजन या फिर इसी को निरनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी सांस नाक के द्वारा बाहर निकलती है। इसके बाद देख लेते हैं काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन के अंतर्गत हमारा एक वर्ण आता है, वो हा होता है। तो ये हमारा कुछ व्यंजन हुआ। इसके बाद हम कुछ थोड़ा सा जो प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजन बचा हुआ है, अल्प प्राण और महाप्राण, तो हम देखते हैं। प्राण के आधार पर दो होते हैं, कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। पहला देखते हैं अल्प प्राण, दूसरा होगा महाप्राण। अल्प प्राण वह होता है जिन वर्णों का हम उच्चारण करते समय हमारे मुख से बहुत कम मात्रा में सांस बाहर निकले, वह हमारा अल्प प्राण होता है। इसी प्रकार महाप्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक मात्रा में सांस निकले, वह हमारा महाप्राण होगा। अल्प प्राण के अंतर्गत वर्गीय व्यंजन होते हैं का से लेकर मा तक। तो अल्प प्राण के अंदर हम देख रहे थे, तो वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, इसके साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत, और अल्प प्राण के अंतर्गत ही हमारा सभी स्वर आ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा था। का, गा, अंगा, चा, जा, ञ, टा, ड, अणा, ता, द, न, पा, बा और मा। इसके बाद सभी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और सभी स्वर आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत। अब हम महाप्राण में देखते हैं। महाप्राण के अंतर्गत महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण आएगा, जो यहाँ से बचे हुए लिख लेते हैं। खा,
इधर घा, फिर छा और झा, फिर ठा और ढा, इसके बाद था और धा, इसके बाद फा और भा। ये आते हैं महाप्राण के अंतर्गत। महाप्राण के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन या उसी को बोलेंगे संघर्षीय व्यंजन। इसके अंतर्गत आता है हमारा तीनों सा, तीनों सा और हा वर्ण आता है। तो ये हमारा हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। इसके बाद घोषत्व या नाद के आधार पर हम देखेंगे जो दो प्रकार से होते हैं, आघोष और सघोष। पहला देखेंगे आघोष, दूसरा देख लेंगे सघोष। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता, वे हमारे आघोष वर्ण होते हैं। और जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्र यानी कंठ में कंपन उत्पन्न हो, वो हमारे सघोष होते हैं। आघोष के अंतर्गत वर्गीय व्यंजन का पहला, दूसरा और तीनों सा वर्ण आते हैं। का, खा, चा, छा, फिर टा और ठा, ता, था, पा, फा और तीनों सा। अब हम आते हैं सघोष। सघोष के अंतर्गत वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर भी आएंगे। अब हम देखते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। फिर जा, झा देखेंगे, फिर डा, ढा, अणा, दा, धा, ना, बा, भा और मा। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, या, ला, वा और इधर चला आएगा हा। और इसी के अंतर्गत सभी स्वर भी आते हैं, सभी स्वर आते हैं। तो ये हमारा हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। इसके बाद कुछ हम देख लेते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर में हम देखेंगे व्यंजन का, जैसे कंठ व्यंजन, इसके अंतर्गत आएगा आहा और हा वर्ण आएगा। फिर हम देखेंगे तालु या तालव्य, तालव्य व्यंजन। इसके अंतर्गत आएगा सा
और या। फिर हम देखेंगे मूर्धन्य व्यंजन। इसके अंतर्गत आएगा द्विगुण में ड़ा और रा। इसी के अंतर्गत हमारा आ जाएगा रा और सा वर्ण आएगा। इसके बाद देखेंगे दंतीय या दंत भी बोलेंगे, दंतीय या दंत व्यंजन। इसके अंतर्गत आएगा ला, सा और जा। ला, सा और जा। जा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। स्वर तंत्रीय व्यंजन। स्वर तंत्रीय व्यंजन के अंतर्गत हमारा हा वर्ण आता है। फिर हम देख लेते हैं लास्ट का तप्योष्ट व्यंजन। इसके अंतर्गत हमारा वा वर्ण आएगा। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। वर्णमाला आज समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे समास। आप इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।